विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र गुर्जर क्लास 12th भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मानव भूगोल विषय के दूसरे महत्वपूर्ण अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे। देखिए, विगत वर्ष जो परीक्षाओं में इस अध्याय से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें पूछा गया है कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, उनका रहन सहन, खान पान, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां पूछी गई है। तो अपने सिलेबस में दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं मोटे रूप से। इसमें एक शीत प्रदेश की जनजाति है, उस जनजाति का नाम है एस्किमो जनजाति, और एक गर्म प्रदेश की जनजाति है जिसका नाम है बुशमैन। तो सबसे पहले हम इस बात को समझना है कि ये जनजाति क्या होती है। यानी सूडल ट्राइब से और जनजातियों के इतिहास की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि मानव के विकास की यात्रा में लगभग लाखों वर्ष बीत गए हैं और लाखों वर्ष बीतने के बाद भी आज विश्व की कुछ जातियों ने समायोजन किया है और कुछ समायोजन के कगार पर हैं, लेकिन कुछ समुदाय, कुछ जातियां आज भी परंपरागत रूप से अपना जीवन यापन कर रही हैं। इनका तरीका आज भी आदिम है, प्राचीन है। कुल मिला के ये जो जनजातियां हैं ये आज भी लाखों वर्ष पूर्व जिस रूप में मानव जीवन जीता था उस रूप में वर्तमान समय में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन जनजातियों के पीछे क्या कारण है इस रूप में रहना? सरकार ने काफी प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास जनजातियों के पीछे आज भी अधूरे हैं। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में भी तीव्र गति से परिवर्तन किया, किंतु विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और उन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां आज भी अपना परंपरागत प्राचीन तौर तरीकों से जीवन यापन कर रही है। तो आज एक विश्व की महत्वपूर्ण और शीत प्रदेश की जनजाति, और उस जनजाति का नाम है एस्किमो। एस्किमो विश्व की ठंडे प्रदेश की जनजाति है और ये जनजाति अपने कल्चर, रहन सहन और विषम भौगोलिक प्रदेश के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी जनजाति का नाम है एस्किमो। तो सबसे पहले एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया कि एस्किमो से आप क्या समझते हैं। देखिए, एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस
खाने वाला और शीत प्रदेश में रहने वाला। सामान्य सी बात है कि शीत प्रदेश में जब ये रहती है तो मांस निश्चित रूप से कच्चा ही मिलता है। ये बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं और बर्फीले प्रदेशों के लिए मांस को पकाना संभव नहीं है। तो एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो है कच्चा मांस खाने वाला। अब ये प्रश्न बनता है कि एस्किमो जनजाति का शारीरिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी शारीरिक संगठन, उनका समाज, कौन कौन से क्षेत्रों में वो रहते हैं, क्या उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सारे प्रश्न, ये सारी बातें इस टॉपिक में हम करेंगे। इसके अलावा कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि इग्लू क्या है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशनों में प्रश्न पूछा जाता है इग्लू क्या है, हार्फून क्या है, माउंपॉक क्या है, सेदना। इसके अलावा शारीरिक बनावट पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ इनके आर्थिक क्रियाकलाप, शिकार करने के तौर तरीके, ये सारी बातें इस अध्याय में, इस टॉपिक हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यानी शारीरिक संगठन, इनका शरीर का ढांचा कैसा होता है। शारीरिक संगठन, देखिए जनजाति चाहे वो शीत प्रदेश की हो चाहे वो गर्म प्रदेश की हो, अपने रहन सहन और खान पान के कारण अपनी पहचान बनाती हैं। और अगर एस्किमो जनजाति को देखें तो ये मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति के अंतर्गत आती है। इनका जो चेहरा है वो सपाट होता है। चेहरा सपाट का मतलब चपटा। चमड़ी का जो रंग होता है वो पीला या हल्का पीला अथवा भूरा होता है। बाल भद्दे होते हैं लेकिन काले होते हैं। कद लंबाई मध्यम आकार के, नाक चपटी होती है, आंखें गहरी कथई तिरछी, शरीर इनका हष्टपुष्ट होता है और ये प्राय सरल स्वभाव के होते हैं। हंसमुख चेहरा यानी हंसमुख प्रकृति के ये देखने में अडिंग होते हैं, मितभाषी होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। ये इनके शरीर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद में इनका निवास क्षेत्र पूछते हैं कई बार कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए। तो देखिए शीत प्रदेश की जनजाति है तो निश्चित रूप से उन प्रदेशों में रहती है जहां वर्ष में लगभग 10-11 महीने भयंकर सर्दी रहती है और
यह जनजाति प्राय उत्तरी ध्रुव के आसपास उन क्षेत्रों में ये निवास करती है। अगर मानचित्र के हिसाब से हम बात करें, विश्व मैप में इसके क्षेत्र को हम देखें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये जनजाति प्राय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। अगर उत्तरी ध्रुव की बात करूं मैं तो अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इसका विस्तार है और इसके साथ साथ क्षेत्रीय वितरण की बात करूं मैं तो ये कनाडा का क्षेत्र, कनाडा, विफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, इसके अलावा साइबेरिया, ये पूरा का पूरा बेल्ट एस्किमो जनजाति के लिए जाना जाता है और मुख्य रूप से यहां कठोर जलवायु क्षेत्र होने के कारण अन्य जातियों का रहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एस्किमो जनजाति स्वतंत्र रूप से वहां रहती है, अपना जीवन यापन करती है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण बात आती है इनके खान पान की। देखिए, शुरू में मैंने बात की कि कच्चा मांस से खाते हैं, तो कच्चा मांस और मांस में किन किन का मांस ये खाने के काम में लेते हैं। विशेष तौर से ये सील मछली, सील मछली का मांस बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी, वालरस और हवेल मछली, सीलोइन, इस प्रकार के जानवर जो ध्रुवीय प्रदेशों में प्राय मिलते हैं, शीत प्रदेशों में, उन प्रदेशों में रहने वाले जो जानवर हैं उनका ये कच्चा मांस खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये था इनका खान पान। अब उसके बाद में इनका रहन सहन, पहनावा और वस्त्र की बात करते हैं। इन पहनावा या वस्त्र, इन कपड़े कौन से, और सामान्य सी बात है कि जब शीत प्रदेश में ये जनजाति रहती है तो जो कपड़े हैं वो कपड़े जानवरों की खाल के बने होते हैं और विशेष तौर से कैरिबो एक जानवर है। कैरिबो की खाल के कपड़े विशेष तौर से पहनते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय भालू के सामूर से बने हुए वस्त्र, सील मछली के चमड़े के वस्त्र भी ये प्राय पहनते हैं।
अब इसमें एक तिमियाक वस्त्र होता है। तिमियाक कई बार पूछा गया है कि तिमियाक क्या है। देखिए, तिमियाक एक बाहेदार जालीनुमा वस्त्र होता है और इस तिमियाक वस्त्र का उपयोग ये सर्दी से बचने के लिए और विशेष तौर से महिलाएं इस तिमियाक वस्त्र का उपयोग करती हैं। तो ये तिमियाक स्त्रियों द्वारा जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र, जिसके ऊपर एक कपड़ा सा लगा होता है और वो सर्दी से एस्किमो जनजाति की महिलाओं की रक्षा करने में इसका उपयोग। इसके बाद में इनके जो जूते होते हैं, और जूते भी चमड़े के होते हैं, इनके जूतों को, जो इनके जूते होते हैं जो चमड़े के, इन जूतों को कार्मिक कहा जाता है। यह प्रश्न में पूछा गया है, कार्मिक क्या है? तो कार्मिक जूता होता है एस्किमो जाति का चमड़े का, और इसी कार्मिक को मुकलुक्स भी कहते हैं। इसी को मुकलुक्स भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है, मुकलुक्स से आप क्या समझते हैं, या एस्किमो जनजाति के चमड़े के बने हुए जूतों को किस नाम से पुकारते हैं? तो चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो मुकलुक्स हो, ये एस्किमो जनजाति के चमड़े के जूते होते हैं और सर्दी से बचने के लिए वो इसका उपयोग करते हैं। अब उसके बाद में इसी क्रम में इनके मकान कैसे होते हैं, यानी जिन क्षेत्रों में इतनी कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जो रहते हैं, तो इनके मकान कैसे होते होंगे। देखिए, -50 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर ये रहते हैं, तो निश्चित रूप से इनके मकान भी बर्फ के बने होते हैं, और बर्फ के जो गुम्दाकार मकान होते हैं, उन गुम्दाकार बर्फ के मकानों को इग्लू कहा जाता है। तो इस रूप में इनके मकान होते हैं, गुंबद जैसी रचना, और छोटा सा एक गेट होता है लगभग 2-2.5 फीट ऊंचा, और लेटकर अंदर प्रवेश करते हैं ये। और जब सर्दी बढ़ जाती है तो ये इस बर्फ के घर में, यानी इग्लू में अंदर की साइड में जो सील मछली है, सील मछली के चमड़े को मंड देते हैं। जैसे अपने तिरपाल लगाते हैं या पर्दा लगाते हैं, इस प्रकार उनकी जो दीवार है बर्फ की, उनके सारे लगा देते हैं, ताकि सीधा ब्लिजार्ड तेज ठंडी हवाएं न आ पाए। और समस्या ये भी रहती है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो हो सकता है ये मकान ढह जाए, तो वो भी डर है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये बीच बीच में छिद्र कर देते हैं ताकि हवा का भी आगमन होता रहे, टेम्परेचर ज़्यादा न हो, सर्दी से भी बचवारा हो जाए और जीवन भी बच जाए। तो देखिए कितना कठोर जीवन इन जनजातियों का है, लेकिन फिर भी बड़े चाव से ये रहते हैं। तो बर्फ से जो बना हुआ गुम्दाकार मकान होता है,
इनको इग्लू कहते हैं। कई जगह पर हड्डियों के ढांचे से बने मकान भी होते हैं। हड्डियों के ढांचे से, हड्डियों के ढांचे के बने मकान और हड्डियों के ढांचे से जो मकान बनते हैं, ऐसे मकान कहलाते हैं कर्मक। तो कर्मक भी एस्किमो जनजाति का मकान होता है और इग्लू भी जनजाति का मकान है। लेकिन फर्क यह है, इग्लू बर्फ का गुम्बदाकार मकान होता है, लेकिन कर्मक जो होता है वो हड्डियों के ढांचे से निर्मित मकान होता है। तो ये मुख्य रूप से अंतर होता है। इसके बाद में इनकी सामाजिक गतिविधियां, इन तौर तरीके समाज में किस रूप में रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों को किस प्रकार निभाते हैं। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप की बात करें। देखिए, जनजातियां कोई भी हो, वो समूह के रूप में निवास करते हैं, लेकिन इनके समूह बड़े बड़े नहीं होते। ये मुख्य रूप से छोटे छोटे समुदायों में निवास करती हैं। यानी छोटे छोटे समुदायों में ये निवास करते हैं। और इनका जो समाज होता है वो पितृवंशीय होता है, यानी पिता को प्रधान मानते हैं। समाज जो है पितृवंशीय होता है, पिता को प्रधान मानते हैं परिवार में। और इनकी जो भाषा है वो एल्यूट भाषा है। एल्यूट भाषा, जिस भाषा का उपयोग करते हैं उस भाषा का नाम है एल्यूट। इसके बाद में हम बात करें आर्थिक क्रियाकलाप की, आर्थिक गतिविधियों की, तो इसमें विशेष तौर से आखेट यानी शिकार अर्थव्यवस्था में सबसे पहले बात करेंगे आखेट की। देखिए, एस्किमो जनजाति का जो शिकार करने का तरीका है वो बड़ा अनोखा है। और शीतकाल में और बसंत काल में शिकार करने के तौर तरीके बदलते रहते हैं और उनको अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। तो शीतकाल में जो आखेट करते हैं, शीतकाल के दौरान, हालांकि ज्यादातर समय सर्दी रहती है, लेकिन कुछ समय बसंत थोड़ा सा सर्दी का प्रकोप कम होता है, शिकार में थोड़ी सुविधा रहती है। तो शीतकाल के दौरान या शीतकाल में माऊ पाक यानी शीतकाल में जो शिकार करते हैं ये सर्दी के मौसम में, उस आखेट को, उस शिकार को माऊ पाक कहा जाता है। और बसंत काल में
बसंत काल में जब ये शिकार करते हैं तो उसे उतोक कहा जाता है। उतोक, तो उतोक भी शिकार का एक प्रकार है और माओ पाक भी एक शिकार का प्रकार है। लेकिन फर्क यह है, शीतकाल के दौरान यानी सर्दी के मौसम में एस्किमो जनजाति द्वारा जो शिकार किया जाता है वो शिकार माओ पाक कहलाता है, और बसंत काल के दौरान जो शिकार होता है उसको उतोक कहा जाता है। देखिए, गर्मी के मौसम में जो ये शिकार करते हैं प्राय धनुष बाण द्वारा, धनुष से किन किन का शिकार करते हैं ये, जैसे खरगोश का, बतख का, चिड़िया, लोमड़ी और अन्य छोटे जो जानवर होते हैं उन जानवरों का ये शिकार धनुष बाण से यानी तीर से कर लेते हैं। अब जब ये शिकार करते हैं तो किन यंत्रों का उपयोग करते हैं, यानी शिकार करने वाले यंत्र या उपकरण कौन से उपकरण हैं, कौन से हथियार हैं इनके जो शिकार के काम में लेते हैं। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण इनका जो हथियार जो माना जाता है उसमें हार्पून और ये हार्पून जो होता है ये एक विशेष हथियार है जिसको ये शिकार के काम में लेते हैं। और किस रूप में उपयोग करते हैं, एक नाव जो शिकार के काम में लेते हैं और उस नाव की सहायता से इस हार्पून यंत्र के द्वारा ये शिकार करते हैं। और जो चमड़े की बड़ी नाव होती है उस बड़ी नाव को उमियाक कहा जाता है, यानी शिकार करने के लिए एक नाव काम में लेते हैं, उस नाव का नाम है उमियाक। तो उमियाक शिकार के काम में आने वाली एक नाव होती है। इसके बाद में एक स्लेज गाड़ी होती है। स्लेज गाड़ी जिनके पहिए नहीं होते, बिना पहिए की, जिनको ध्रुवीय भालू और रेंडियर खींचते हैं, तो ऐसी गाड़ी जिसमें मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में लेते हैं, ऐसी बिना पहिए वाली गाड़ी जिनको ध्रुवीय भालू और रेंडियर खींचते हैं, ये स्लेज गाड़ी कहलाती है। और परिवहन के लिए ये एस्किमो जनजाति की मुख्य गाड़ी कह दें या ट्रांसपोर्ट के लिए परिवहन के रूप में ये सबसे बड़ा माध्यम होता है, जिसको स्लेज गाड़ी कहा जाता है। अगर इन सब बातों के बाद वर्तमान परिदृश्य को हम देखते हैं, इन वर्तमान में क्या कंडीशन है जनजातियों के संदर्भ में। देखिए, उत्तरी ध्रुव की ये जनजाति विशेष तौर से अमेरिका, कनाडा और रूस, शीत प्रदेश
में रहने वाली और सरकार ने इनके लिए क्या प्रयास किया है, तो उनकी थोड़ी बात मैं कर लेता हूं। यानी वर्तमान स्वरूप इनका क्या है। वर्तमान स्वरूप देखिए, 1960 के बाद चाहे वो अमेरिका सरकार हो, चाहे वो कनाडा सरकार हो, चाहे वो रशियन सरकार हो, सभी ने प्रयास किया है कि ये जनजातियां ऐसे शीत प्रदेशों को छोड़ करके कुछ निचले क्षेत्रों में रहे और आम जो जातियां हैं उनके साथ मिलजुल कर रहे। इसलिए 1960 में सबसे पहले अमेरिका ने इन जातियों को सामान्य लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया, ताकि ये लोग आज अपने कठोर जीवन को छोड़ पाए, मुख्य धारा से जुड़ पाए और जो प्राकृतिक संसाधनों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, वन्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो जलीय जानवर हैं, उन जानवरों का जो शिकार कर रहे हैं, उन पे प्रतिबंध हो, तो सरकार का ये कदम है। लेकिन सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी ये जातियां और विशेष तौर से एस्किमो जनजाति आज भी अपने अतीत को दोहरा रही हैं और प्राचीन जो समय में जो अस्त्र शस्त्र थे उनमें थोड़ा बदलाव आया है और ये आजकल आधुनिकता के हिसाब से जो पहले कायाक होती थी, नाव चमड़े की, उनके स्थान पर अब मोटर चलित नाव का प्रयोग करने लगे हैं और स्लेज गाड़ी के स्थान पर विकसित अवस्था में गाड़ियां इन्होंने अपने स्तर पर उपलब्ध कराई हैं। बहुत सारी एजेंसियां, एनजीओ जिन्होंने प्रयास किया ताकि ये प्रजातियां अपने अतीत को छोड़ करके वर्तमान जीवन सुविधाओं के साथ रहे। सरकार ने इनके पालन पोषण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अमेरिका सरकार और कनाडा सरकार दोनों ने मिलकर भी इनके लिए अच्छे कदम उठाए हैं। कुछ स्थान पर आंशिक रूप से सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र जहां पर ये जनजातियां आज भी अपना कठोर जीवन यापन कर रही हैं। तो ये बातें थी एस्किमो जनजाति की प्रमुख फैक्ट के साथ। तो ये अपनी एस्किमो जनजाति पूरी हो गई और कल हम बात करेंगे अगली एक गर्म प्रदेश की जनजाति, और उस जनजाति का नाम है बुशमैन। आज इतनी बात करेंगे, धन्यवाद। देखिए भी अपना ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब आपके जो दोस्त हैं, आपका जो ग्रुप है, उन विद्यार्थियों को आप सूचित करें और आप भी नियमित रूप से इन वीडियो को देखें और नियमित रूप से आप अध्ययन करें, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे और आप भी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएं। धन्यवाद।